सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के इस एपिसोड में मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने दर्शकों का। जैसा कि आजकल मैं वीडियो भी कम बना रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे। कुछ तो चुनाव था, चुनाव की गणना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी फेवरेट पार्टी होती है और हमारा तो राष्ट्रवाद, उसके लिए ही जीते मरते हैं। इस बीच में लोगों के फ़ोन भी आए तो बहुत सारे फ़ोन तो हमने अटेंड नहीं कर पाए, उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। पुनश्च अपनी बात पर आते हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और युद्ध हमेशा ही मानवता का दुश्मन रहा है। युद्ध हमेशा से मानवता का दुश्मन रहा है। युद्ध के पक्ष में कितनी भी बात की जाए, वो बात मेरे गले से नहीं उतरती। मैं समझता हूँ मानव के इतिहास में अगर ये युद्ध नाम की चीज़ नहीं होती तो ये दुनिया कितनी अच्छी होती। कुछ ऐसे भावुक कर देने वाले प्रसंग आते हैं युद्ध क्षेत्र से कि मन, क्या कहते हैं, कलेजा मुंह को आना आता ही है। ठीक है, रूस बड़ा देश है, ताकतवर है, लेकिन जो रूस के कुछ मेजर और कई सैनिक जो पकड़े गए यूक्रेन में, वो कैसे दया की भीख मांग रहे हैं, कैसे जान बख्शने के लिए वो यूक्रेनी सैनिकों के आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं। उनके मन का भय भी देखा। अब एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए ये जो हजारों सैनिक कट मर रहे हैं, हजारों घर परिवार नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने अभी तक रूस के 11,000 सैनिकों को मार दिया है और बहुत सारे बंदी बना लिए हैं। ये यूक्रेन का दावा है। कितना सही है, कितना गलत है। हालांकि रूस ने भी कहा है कि हमारे 500 कुछ लोग मारे गए हैं। मैं मानता हूं कि चलो यूक्रेन की ना मानी जाए, रूस की ही मान लो कि रूस के 500 से अधिक सैनिक मारे गए। 500 घर तो बर्बाद हुए। जबरन भर्ती हुई, धोखे से यूक्रेन भेजा गया लड़ने के लिए, ये भी सुनने में आया। रूसी सैनिकों की इच्छा नहीं थी कि वो लड़ें, जबरन भर्ती किए गए। दूसरा ये कि वो तो मैंने रूस के लोगों की बात करी है, अब बात आती है यूक्रेन की। आप लोग देखते होंगे वीडियो, तो ऐसे बम फूट रहे हैं, ऐसे मिसाइलें दग रही हैं जैसे आतिशबाजी होली पर होती है हमारे यहाँ। होली में भी एक आप देखते होंगे जो पटाखों का समूह होता है, जिसे लड़ी कहते हैं। उसमें जब आग लगाई जाती है तो जैसी आवाज़ें आती हैं, 1 सेकंड में 10-10 फायर होते हैं, जैसे उसमें इस टाइप की आवाज़ें आपको वीडियो में दिख जाएंगी। फिर भी ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन में केवल अभी 500 कुछ लोग ही मरे हैं। इधर रूस कह रहा है कि हमने लगभग 3,000 से ज़्यादा सैनिक अड्डों पर, यूक्रेन के सैनिक अड्डों पर 3,000 से ज़्यादा कब्जा कर लिया है।
आदमी सिर्फ 500 कुछ मरे दिखाई दे रहे। ये कौन सा झोल है भाई? जहाँ दिन रात बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, वहाँ सिर्फ 5 लोग मरे। बात मेरी कुछ हजम नहीं हुई। जबकि यूक्रेन के लोग कह रहे हैं कि हमने 11,000 रूसियों को मारा है। मैं तो ये समझता हूँ कि अभी तक वहाँ लाखों लोग मारे जा चुके हैं। रूस का कम नुकसान हुआ होगा, लेकिन लाखों लोग यूक्रेन के मारे जा चुके हैं। दिखाए केवल 500 जा रहे हैं। ऐसा संभव है कहीं? दूसरे ये कि रिहायशी इलाकों पर बम छोड़ने की क्या आवश्यकता, वो भी हो रहा है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली बात है। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। युद्ध हो रहा है। यूक्रेन के पास क्या नहीं था? यूक्रेन समृद्ध देश है, शक्ति भी उसके पास अच्छी है। एक समय परमाणु हथियार भी उसके पास बहुत थे। जब रूस से अलग हुआ तो वो परमाणु हथियार उन्होंने रूस को दे दिए। रूस ने भी कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे। आज रूस ही उसका भक्षक बना हुआ है। अब यूक्रेन को क्या कहें कि रूस से अलग हुआ, रूस के साथ रहना चाहिए। आप दोस्ती गांठ रहे अमेरिका और नाटो से, जिनकी बात का कोई भरोसा नहीं। अमेरिका ने आज तक किसी से कोई वायदा किया हो और उसको निभाया हो, ऐसा तो इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। अमेरिका केवल अपने लाभ के लिए किसी की सहायता करता है। सहायता नहीं बल्कि व्यवसाय होता है उसका। ये पश्चिमी जगत, यूरोप जो भी हैं, इंग्लैंड, अमेरिका जो भी हैं, सब केवल बिजनेस करते हैं, अपने लाभ के लिए काम करते हैं। इनको किसी से क्या लेना देना। अब भारत गुटनिरपेक्ष बना हुआ है, जैसा नेहरू के ज़माने में था वैसा आज भी है। भारत की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे मार्मिक किस्से आते रहते हैं। अभी मैं क्राइम तक में देख रहा था। यूक्रेन का एक सैनिक है, आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह उसका इंटरव्यू ले रही हैं, और वो आंद्रे नाम के हैं सैनिक, यूक्रेन के देश की रक्षा में। और उन्होंने अपने पास से एक माला दिखाई तुलसी की है या कदम्ब की है, यही कृष्ण भजन में चलती हैं। और वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। वो भारत की वृंदावन में आकर की यात्रा भी कर गए और यहाँ से माला ले गए, तो वो वहाँ पे युद्ध भी करते हैं और हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन भी करते हैं, जाप भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से मेरी प्रार्थना है, और आप लोग भी प्रार्थना करें, ऐसे भक्तजनों को जो युद्ध क्षेत्र में भी हरे राम हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं, ऐसे देश को स्वतंत्र रहना ही चाहिए और उसे हारना नहीं चाहिए। और आपके भक्तों का, आपके शरणागत भक्त हैं, उनका मरण नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक बहन जो पढ़ने गई थी और यूक्रेन में उन्होंने विवाह कर लिया किसी यूक्रेनी युवक से। उनके पति ने कहा भी कि आप निकल जाइए, क्योंकि यूक्रेन के नागरिकों को तो निकलने की इजाज़त है नहीं।
इधर उधर जा कर के, लेकिन भारत में भारत का जो भारत की एम्बेसी है वो भारतीय नागरिकों को तो ला रही है भारत में, पर जिन लोगों ने वहाँ पर विवाह कर लिए, पत्नी है या जिनके पति हैं, उनके फैमिली को नहीं ला रही। अभी सरकार इन बातों को क्या समझेगी, नहीं भी समझेगी। तो पत्नी से पति से कहा, सिकोहा बात के हैं। एक मैंने गगन नारंग की बात बताई थी एक दिन, एक ये सिकोहा बात की है। कोई ठाकुर साहब है, पत्नी ने कहा कि आप 4 साल के बच्चे को लेकर के चले जाइए, कम से कम मेरा बेटा भी जीवित रहेगा, आप जीवित रहेंगे और ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सब साथ में रहेंगे और अगर जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ में मरेंगे। ये भारतीयता है। इसी प्रकार से भारत की लड़की जो यूक्रेन में भी आई, उसने भी आने से इनकार कर दिया। उसने भी कहा कि मैं जब जाऊंगी तो अपने पति को भी लेके जाऊंगी, वरना केवल अपनी जान बचा करके नहीं जाऊंगी। ऐसे ही गगन नारंग जी अपनी गर्भवती पत्नी को और एक बच्चे को छोड़ करके नहीं आना चाहते। हमारे ज़िले की एक लड़की है कोई, अभी मुझे बताया गया कि हमारे ज़िले की लड़की है कोई, वो यूक्रेन में है और उसकी तो वहाँ शादी भी नहीं हुई। वो तो पढ़ने गई थी। जिस घर में किराए पर रहती थी उस घर में एक ही पुरुष था, वो भी नौकरी कर रहा है आर्मी में, वो लड़ने गया है रूस से। घर में उसकी बूढ़ी माँ है, उनकी पत्नी है, छोटा बेटा है। तो भारत की इस बेटी ने जो पढ़ने गई थी, जो किराए पर मकान में रहती है, केवल यही नाता है उनका, किराएदार और मालिक का, लेकिन उसने भी इंडिया आने से मना कर दिया और कहा कि इनके यहाँ मैंने शरण ली है, ये लोग आज गर्दिश में हैं, मैं छोड़ के कैसे चली जाऊँ। बचूंगी तो ठीक है, नहीं बचूंगी तो भी ठीक है। मैं ऐसे भारत के वीरों को और वीरांगनाओं को श्रद्धा भरे भाव से देखता हूँ और ऐसे लोगों को हमेशा श्रद्धा से देखता रहूँगा। और जो आंद्रे नाम के सज्जन यूक्रेनी, जिन्होंने वृंदावन आकर के भगवान का नाम धारण किया है और युद्ध क्षेत्र में भी वो माला से जप करते हैं, ऐसे श्रद्धास्पद व्यक्ति को मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं, किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करूं। तो परमपिता से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण उनकी विजय करें और उनकी रक्षा करें। पुनश्च दोनों देशों की सरकारों को ये सोचना चाहिए, रूस को ये सोचना चाहिए कि यूक्रेन मेरा छोटा भाई है, और यूक्रेन को ये सोचना चाहिए कि रूस मेरा बड़ा भाई है। और जिन लोगों के भरोसे पर यूक्रेन ये सब कर रहा है, वो हट छोड़ करके और युद्ध को विराम देना चाहिए। आज 16वां दिन है, 16 दिन हो चुके, दोनों तरफ से मौत का तांडव हो रहा है। यूक्रेन में इतनी शक्ति नहीं है कि वो रूस को ज़्यादा दिनों तक झेल पावे, तो अपने नागरिकों की हत्या क्यों करवा रहा है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की जी, कॉमेडियन थे, राजनेता वो बाद में बने, राजनेता बने तो 4 साल हुए, अभी तक वो कॉमेडियन थे, एक्टर थे। तो आपकी कॉमेडी यूक्रेन को हमेशा के लिए बर्बाद न कर दे, तबाह न कर दे। अगर आपसे नहीं संभलता है तो इस्तीफ़ा दीजिए और किसी योग्य व्यक्ति को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया जाए। जानबूझ करके अपने सैनिकों की, अपने नागरिकों की हत्या क्यों करवा रहे हैं। आप तो कहीं बंकर में छिपे बैठे होंगे,
या हो सकता है कि कहीं विदेश में भी चले गए हों। लेकिन आपकी जनता कितना भागेगी? मैंने सुना है कि 15-16 लाख लोग यूक्रेन को छोड़ करके आसपास के देशों में चले गए हैं। लेकिन सभी तो नहीं जा सकते, सभी लोग तो यूक्रेन छोड़ के नहीं जा सकते, तो बेचारे क्यों मारे जा रहे हैं? मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत है, और मैं क्या कहूँ और क्या करूँ। बस ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि भगवान इन सब की रक्षा करना। और रूस तो चूँकि भारत का मित्र है, क्या कहूँ, उनको भी अपनी मातृभूमि की, अपने देश की रक्षा करनी है, इसलिए वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। पर यूक्रेन के निवासी तो बिना किसी कसूर के पीछे जा रहे हैं। जाने कितने मासूमों को मार दिया गया, जाने कितनी महिलाओं को मार दिया गया, जाने कितने बेगुनाह लोगों को अभी तक मारा जा चुका है। मैं ये मानता हूँ कि ये भाई भाई का युद्ध है। जैसे भी हो, मैं अपने देश की सरकार से भी यही कहूँगा कि आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी का इतना असर है, ये चाहें तो रुकवा सकते हैं युद्ध को। हमारा निवेदन है कि कुछ ऐसा करें जिससे कि युद्ध रुके और मानवता का जो हनन हो रहा है वो भी रुके। और हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ उसमें आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी पुनः चुने गए हैं, पुनः इनकी सरकार बनने वाली है। मैं उनको हृदय से श्रद्धान्वित हूँ और मैं योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ। आप राम को लाए हैं, आप कृष्ण को लाएंगे, जरूर लाएंगे, मेरा विश्वास है। और बनारस में काशी विश्वनाथ को तो आपने गौरव प्रदान ही किया है। मेरी प्रार्थना है कि आपके अभिन्न सखा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अपने कैबिनेट में ही रहें, भले ही वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनका कैबिनेट से जाना अच्छा नहीं होगा। कृष्ण जन्मभूमि के बारे में सबसे पहला ट्वीट तो केशव प्रसाद मौर्य ने ही किया था। मेरी हार्दिक कामना है कि उनको आपकी कैबिनेट में रहना चाहिए। आप तो उनको विधान परिषद भी भेज सकते हैं, जैसे आप गए थे वहाँ। अभी आप विधायक बन गए हैं तो आपकी विधान परिषद की सीट खाली करनी पड़ेगी आपको, वहाँ से केशव प्रसाद मौर्य को दे दीजिए मौका। जय श्री राम, हर हर महादेव।